नमस्कार। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टीवी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर अपना अहम फैसला सुनाते हुए एसबीआई को फटकार लगाई है और आदेश दिया है कि कल यानी 12 मार्च तक उन्हें चुनावी बॉन्ड से जुड़े हुए सभी दस्तावेज जमा कराने होंगे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हिदायत दी है कि 15 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए चुनावी बॉन्ड से जुड़े हुए सभी दस्तावेज उन्हें अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। तो आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इसको बारीकी से समझने के लिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर प्रेम गर्ग से। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चुनावी बॉन्ड की बारीकियों को। गर्ग साहब, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? बहुत अरविंद जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है या 15 फरवरी को जो फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक लास्ट होप बची है इंडिया में जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। और अभी कुछ दिनों में जो बहुत अच्छे फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए बहुत ही स्वागत योग्य हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आज फैसला है बहुत ही एक हिस्टोरिक फैसला है। सर, ये जो चुनावी बॉन्ड है या इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसके बारे में कुछ आसान भाषा में समझाइए आम लोगों को कि क्या कुछ है और कैसे इस पर चुनावी राजनीतिक जो पार्टियां हैं इस पर कैसे चंदा इकट्ठा करती हैं, कैसे पैसा इकट्ठा करती हैं? देखिए, राजनीति में हमेशा ब्लैक मनी का बोलबाला रहा है। आपने देखा जब भी चुनाव होते हैं तो गाड़ियों की गाड़ियां, ट्रकों के ट्रक, बैग के बैग भरे हुए कैश के हर जगह पे मिलते हैं। और जितना मगर एक्चुअल में पैसा खर्च होना होता है उससे कई गुना पैसा जो होता है 2 नंबर में, शराब में, सामान में या कैश में बंटता है। सारी दुनिया को ये पता है और कोई ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगर आपकी लिमिट जो है 70 लाख है तो आप ये समझ 7 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है एक इलेक्शन में। तो ये इसको रोकने के लिए हमेशा से ये चर्चा रही है कि अभी किस तरह से कोई स्टेट फंडिंग हो सके या पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग हो सके जिससे कि ये सारा अकाउंट फार हो जाए। लेकिन बीजेपी ने 2018 में एक नई स्कीम लेके आए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। उसमें ये कहा कि आप कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी जितना मर्जी पैसा चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है और उसका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा। ये एक ब्लैक मनी को एक तरह से रोटेट करने का नया तरीका निकाला। तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन्होंने मेन एजेंसी बनाया जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करेगी। और उसमें क्या रखा कि जो खरीदेगा इंसान, कोई भी कंपनी या खरीदेगा, उसका नाम किसी को भी कभी किसी भी एक्ट के अंडर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई कोर्ट या कोई जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई या कोई एजेंसी, वो पूछे। तो इस तरह से 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो थे वो बिके। 12,217 शायद बॉन्ड बिके। तो एवरेज समझ लो करोड़ रुपए या करोड़ रुपए से ऊपर का बॉन्ड पर एवरेज जो पड़ता है। इसकी डिनोमिनेशन थी अलग अलग, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, करोड़ के बॉन्ड थे। तो इसमें मेजर जो बॉन्ड मिले वो मिले बीजेपी को। 55% बॉन्ड आई थिंक कल ही बीजेपी को मिले। 6500 करोड़ से ऊपर के बॉन्ड उनको मिले। 1000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें से हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी को आधे से ज्यादा बॉन्ड मिलते हैं। आधे से ज्यादा बॉन्ड मिले। तो इसी से सब ये परसेप्शन बन गई कि बीजेपी को ब्लैक मनी कॉर्पोरेट्स दे रहे हैं। अब इसके पीछे खतरा क्या है? खतरा ये था कि अगर किसी पार्टी को कोई कंपनी डोनेशन दे रही है इस तरह से जिसका नाम भी, तो नेचुरल कोई भी कंपनी, एक बिजनेसमैन है, वो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहेगा। तो अब वो चाहेगा, पॉलिटिकल पार्टी क्या किस तरीके से दे सकती है? या तो उसका कोई प्लॉट सेक्शन कर देगी या कोई बिजनेस में बेनिफिट दे देगी या कोई पॉलिसी ऐसी चेंज कर देगी जिससे उस पर्टिकुलर कंपनी को बेनिफिट हो। जैसे रिलायंस है, रिलायंस के लिए कोई पॉलिसी बना दी, अडानी के लिए कोई पॉलिसी बना दी, किसी और कंपनी के लिए कोई पॉलिसी बना दी और उससे डोनेशन ले ली। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। और कुछ जो एडीआर जैसे है, एक संस्था है, एनजीओ है और कॉमन काज संस्था है, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी के थ्रू एक केस डाला कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया कि ये जो स्कीम थी ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आरटीआई एक्ट के खिलाफ जाती है। आप इंफॉर्मेशन जब ले ही नहीं सकते तो पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशन मिले वो पता नहीं लग सकती। तो इसमें इसका मतलब ब्लैक मनी जा रही है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 मार्च तक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपनी वेबसाइट पे डालेगा। लेकिन एक दिन पहले 5 अप्रैल को स्टेट बैंक ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि हमें इसमें मैचिंग में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको 30 अप्रैल तक का 30 जून तक का टाइम दे दो। तो सबने एक परसेप्शन ये बनी कि इसका मतलब क्योंकि इलेक्शन टाइम है, 30 जून तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब तक देंगे तो इसका जो इसका पर्पस था वो पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में लोगों को पता होना चाहिए कि किस पार्टी को कितना चंदा किसने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो इसकी हियरिंग हुई और ये कहा गया कि ये स्टेट बैंक जो है ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चलो आप ये मैचिंग के लिए जो कह रहे हो टाइम मांग रहे हो कि आप मैचिंग, क्योंकि उसमें 2 सिलो अलग अलग हैं। एक में जो जिसने पैसा दिया उसकी इन्फॉर्मेशन है, एक जिसने पैसा लिया उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो दोनों को स्टेट बैंक का उनको मैच करना है, बॉन्ड नंबर वाइज मैच करें कि ये बॉन्ड नंबर 1 नंबर बॉन्ड जो ए ने खरीदा वो एक्स पार्टी को गया, बी ने खरीदा वो वाई पार्टी को गया। तो मैचिंग में जी हमें टाइम लगा। लेकिन एक परसेप्शन है कि यार इतना टाइम 12,000 बॉन्ड तो टोटल है, 12,000 बॉन्ड को अगर आपने एक्सेल शीट में जाके मैच भी करना तो 2-3-4 दिन में हो जाएंगे। स्टेट बैंक का इतना बड़ा बैंक है, उसके लिए इतने कंप्यूटर, फास्ट कंप्यूटर और इतना सिस्टम है, तो उसमें आपको 4.5 या 5 महीने किस लिए चाहिए। तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा चलो आप मैचिंग अगर कर भी रहे हो तो 26 दिन हो गए, 26 दिन में आपने कितने परसेंट मैचिंग की। तो अब वो किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो सिल्लों में इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग है कि जो जिसने खरीदे उसकी इन्फॉर्मेशन, कितने खरीदे और किस पार्टी ने कितने रिडीम किए, वो इन्फॉर्मेशन आप एज इट इज दे दो। तो मेरा ख्याल है वो कल शाम तक उन्होंने टाइम दिया कि कल शाम तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्फॉर्मेशन इसको दे देगा, अपना ईसीआई को दे देगा। ईसीआई 15 तारीख तक अपने वेबसाइट पे डाल देगी और ये बहुत ही स्वागत योग्य है। उससे क्या है कि लोगों का भरोसा जो है सुप्रीम कोर्ट में और डेमोक्रेसी में आएगा। दूसरा मेरा ये कहने का है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, जब टीएन शैषन ने ये इलेक्शन कमीशन को एक पूरे पर दे दिए थे, उससे पहले इलेक्शन कमीशन की इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं थी, पता नहीं था लोगों को। लेकिन टीएन शैषन ने इस इलेक्शन कमीशन को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया कि उसके बाद उनके बाद आपने देखा आज तक इलेक्शन जो है इंडिया में मोस्टली फ्री एंड फेयर ही हुए। पहले जो बूथ कैप्चरिंग होती थी, इतना कुछ होता था, वो सारा खत्म हो गया। अब सारे एक खर्चे पे लिमिट लगा दी, हर चीज़ का आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। आपको ये भी क्रिमिनल केसेस कितने आपके ऊपर, आपके एसेट कितने, लायबिलिटी कितने, वो सारा आपको पूरा डिटेल देनी पड़ती है और बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस है ये हमेशा कायम रहनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की। सर, आपने इलेक्शन कमीशन की बात कही, आपने कहा कि टीएन सेशन ने बहुत ही पारदर्शी बना दिया था, बहुत ही इसको मजबूत बना दिया था इलेक्शन कमीशन को। हमने देखा कि पिछले दिनों जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे अरुण गोयल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो क्या ये जो आप शक जाहिर कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की एक साजिश है, तो ये अरुण गोयल का इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? इसे जोड़कर देखते हैं, कैसे देखते हैं सर? ये भी देखिए, अरुण गोयल जी की जब अपॉइंटमेंट हुई थी वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल थी। उन्होंने जैसे दोपहर में रिजाइन किया, आईएएस अफसर थे, और अगले दिन या शाम को उनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी। जबकि इलेक्शन इसके अपॉइंटमेंट जो है बहुत एक सिस्टम से होनी चाहिए। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो बैठ के उसके करते हैं। लेकिन उनका रिजाइन देना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है कि इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई प्रेशराइज किया जा रहा होगा, और जैसे कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा होगा पीछे टीवी पे आके कहा मेरे को आप चौरास्ते पे खड़े करके फांसी दे दो कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है, जो कि वोटिंग में जनरल इलेक्शन होते उसमें मैंने बहुत बड़ी घपलाबाजी की है। तो ऐसे कोई कारण डिक्लेयर होना चाहिए कि भी उन्होंने रिजाइन क्यों दिया। दूसरा ये कारण हो सकता है कि भी वो हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से आके इलेक्शन लड़ना चाहते हो। जैसे अजीत खड़गे जी ने लिखा है कि लेट्स वेट एंड वॉच कि उनका आगे क्या स्टेप होता है। अगर तो उन्होंने पॉलिटिकली किसी को ज्वाइन करने के लिए किया वो एक अलग बात होगी। अगर किसी और कारण से दिया तो वो कारण जो है सारी दुनिया को पता होना चाहिए, जनता को पता है कि किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और दूसरा मेरा, जैसा कि मेरा हमेशा मानना है कि अगर कोई भी इतना बड़ा अथॉरिटी, कोई जज, कोई ये रिजाइन करते हैं या रिटायर होते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ कूलिंग पीरियड होना चाहिए। अगर आज ही आप रिजाइन करके आप पॉलिटिकल पार्टी में जाते हो तो वो थोड़ा सा मेरे मुताबिक अनएथिकल होता है। उसमें कूलिंग पीरियड होना, चाहे वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर है, चाहे कोई और हाई उस पर सीबीआई का डायरेक्टर हो गया, ईडी के डायरेक्टर हो गए,
इन लोगों से लोग ये अपेक्षा करते हैं दे शुड बी वर्किंग इंडिपेंडेंटली। जी, बिल्कुल देश भी उम्मीद करता है कि जितनी भी संस्थाएँ हैं, जिनसे देश चलता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, वो चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए क्योंकि इन्हीं से लोकतंत्र जो है मजबूत होता है और ऐसे में अगर कोई मुख्य चुनाव आयुक्त अगर इस्तीफ़ा देता है, तो कहीं न कहीं सवाल तो उठते हैं। तो प्रेम गर्ग जी ने बड़ी ही बेबाकी से और बड़ी ही बारीकी से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके बारे में हमें बताया और जो चुनाव आयुक्त जिन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बारे में अपनी राय रखी। तो हम आपके सामने और भी जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां देश भर की, वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।